जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से अपने उसी पुराने चैनल स्मार्ट स्टडी ए टू जेड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे अब एक नया आगाज होने जा रहा है जिसपे कि आपको हर एक सब्जेक्ट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्मार्ट स्टडी ए टू जेड मतलब सारे सब्जेक्ट के तैयारी ए टू जेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी आपको टॉपिक वाइज बाय सिलेबस कराया जाएगा अलग अलग अनुभवी लोगों के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्लास है, इसे हम इंट्रो क्लास के रूप में देना चाहते हैं जिससे आपका ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। और ये हमारा पहला इंट्रो का क्लास भूगोल का क्लास है। तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए और बिना देरी के आपको सीधे पॉइंट पर लाते हैं। तो विभिन्न आप लोगों ने, जैसा कि एक ये छोटा सा चैनल है और छोटी सी शुरुआत है, आप लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों से और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा होगा। चलो छोटा सा प्रयास है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर त्रुटि होगी तो उसे कमेंट में जरूर बताना। तो हाँ, तो यहाँ हम भूगोल के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि हर एक टॉपिक, जैसे कोई सिलेबस हुआ तो उसकी शुरुआत हम परिभाषा से करते हैं। जैसे आदमी, कोई भी आदमी है तो वो एक नाम से जाना जाता है, एक अलग पहचान से जाना जाता है। उसी तरीके से भूगोल जो सब्जेक्ट है उसको हम उसकी परिभाषा के तहत उसे हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो आइए, सबसे पहले अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, सब चर्चित परिभाषा है, उसे हम आपके सामने रखते हैं कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। सभी विषय को हम विज्ञान सम्मत विषय नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम भूगोल को क्या हम विज्ञान सम्मत विषय कह सकते हैं। तो चलिए परिभाषा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव तथा उसके चारों ओर पाई जाने वाली इन्वायरमेंट के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जो कुछ भी पाया जाता है और मानव उसके अंदर क्या क्रियाकलाप करता है, क्या रोज क्या दैनिक कार्य उसका क्या है, और उसे परमाणु के द्वारा सिद्ध कर करके इस चीज का हम लोग भूगोल में अध्ययन करते हैं। ऐसा कि सभी को, जैसे कि आपने परिभाषा में ऊपर हमने बताया है आपको कि भूगोल एक विज्ञान सम्मत विषय है। ऐसा हम विज्ञान सम्मत विषय इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि ये परिमाण पर आधारित होता है। इस सब्जेक्ट में हमें परिमाण को दिखाना होता है। हिस्ट्री वगैरह जो होता है इसे हम विज्ञान नहीं कह सकते क्योंकि इसमें परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसे कि अब हमें किसी चीज के बारे में, जैसे कि ये परिमाण जैसे हम हिमाचल प्रदेश चले जाएं या जम्मू कश्मीर में चले जाएं तो वहां का ये परिमाण है कि वहां अत्यधिक ठंडी पड़ती है। तो इसलिए जो जियोग्राफिकल कंडीशन होगा वो समझ लीजिए कि स्पष्ट है कि वहां एक परिणाम हमको मिल रहा है कि वहां अत्यधिक ठंडी पड़ रही है, अत्यधिक बर्फ है। इसलिए ज्यादा गहराई में न जाते हुए और साधारण शब्द में कहें तो पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी जीव जंतु एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन ही क्या है, भूगोल है। तो अब ज्यादा कुछ ना बताते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलाकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चीज का, जैसे बोलते हैं ऑटोग्राफी, मतलब अपनी परिचय देना या किसी चीज का वर्णन करना। तो ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना। क्या करना? ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो इसलिए हम इसके पर जैसे जियोग्राफी इसलिए लिखते हैं क्योंकि जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाए उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी में मुख्यतः हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये मेरा इंट्रो क्लास है और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ से मिलने वाले हैं। तो सीधा हम टॉपिक पे आते हैं ज्यादा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की जाए या शैलों की बात की जाए या कुछ भी, तो पृथ्वी जैसे भूगोल में अगर जैसे अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अलग अलग पार्ट हैं और भूगोल को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे ये सब सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे अगर बात मान लिया जाए, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल मैटर रहता है, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो
जॉर्ज लेमेंथियर द्वारा दिया गया बिग बैंग थ्योरी, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर सर्वाधिक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सर्वसम्मत से इसे स्वीकार किया गया है। तो बिग बैंग थ्योरी के तहत अब हम देखें क्या दर्शाया गया है। तो पृथ्वी का, अब इसमें जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि पृथ्वी का वर्णन करना, तो ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी हुई और पृथ्वी हमारी बहुत पुरानी साल लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जैसे कि इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसमें निचले पार्ट में इसमें मैग्मा, यहाँ हम एक चीज बताते हैं कि मैग्मा और लावा में क्या फर्क होता है। ये शब्दों पर गौर कीजिए कि ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर ये इसके निचले परत में यहाँ अत्यधिक गर्म अवस्था में जो पदार्थ पाया जाता है उसे हम बोलेंगे मैग्मा। अब यही मैग्मा जब पृथ्वी के अंतःक्रिया के द्वारा जब ये ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, ऊपर ऐसे 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 इकट्ठा होने लगता है, तब इसी को हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जब मैग्मा, जैसे पृथ्वी मैग्मा जब अंतःक्रिया के द्वारा बाहरी परत पर यानी भूपृष्ठ पर आ जाता है और एक आकार ले लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो लावा, अब समझ लीजिए कि अब यहाँ जब लावा कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो जहां पर ज्यादा हुआ करता है वो पार्ट वहां पर ऊंचा हो जाता है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और जो निचला वाला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। अब ये जो मैग्मा था ये अत्यधिक गर्म था। अब भाई अत्यधिक जब गर्म था तो ये नीचे से ऐसे ऐसे चलते चलते जब यहाँ तक पहुंचा, तब कोई भी चीज, जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज अगर जाएगी तो अगर वो ठंडी होगी किसी बाहरी चीज के कारण तो उसके अंदर वाष्पीकरण होगा। तो जब इसमें वाष्पीकरण होने लगा तो धीरे धीरे यहाँ पर आकर क्या बनने लगा, बादल बनने लगा ऊपर, और बादल बनने लगा तो जब वाष्पीकरण होगा तभी तो आप लोग, जाहिर से प्रोसेस है, तभी वर्षा होगी। और जब वर्षा होने लगी धीरे धीरे तो यहाँ टेम्परेचर अत्यधिक था, पृथ्वी के अंदर बहुत अत्यधिक टेम्परेचर है, तो ठंडा होने तक लगभग ये लावा को ठंडा होने में काफी वर्ष लग जाते थे। तो इससे यहाँ पर जो वर्षा होती, ये जो वाष्पीकरण होता था, तो जो यहाँ से कुछ बूंदें निकलती थी फिर वाष्पीकरण होके फिर वापस चली जाती थी यहाँ पृथ्वी तक, अर्थात पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि यहाँ पर गर्मी अत्यधिक होती थी, वो वाष्पीकृत हो जाते थे। और इसी के कारण बार बार ऐसे होने से अत्यधिक कई वर्षों तक, लंबे समय तक वर्षा हुई। तो जो ये यहाँ पर जो लावा हुआ करता था, जो लावा के जो निचला भाग हुआ करता था, ये यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगा और इसी पानी इकट्ठा हुए भाग को, यहीं पर जब पानी इकट्ठा हुआ तो इसी को हम महासागर बोलने लगे। और जो इसका जो ऊंचा वाला भाग हुआ इसे हम कॉन्टिनेंट अर्थात महाद्वीप बोलने लगे। तो इसी से हमारे सबसे महासागर और महाद्वीप, ज्यादा लंबी वीडियो ना होने के कारण मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन प्रोसेस वाइज आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे आगे चल के कैसे महाद्वीप, कितने महाद्वीप, कैसे कितने महासागर, किसका कितना विस्तार, आगे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन जैसे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में अगर हम सीखें तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का कारण माना जाता है कि सबसे पहले मान लीजिए कि पृथ्वी पर अगर हम माने तो सबसे पहले पृथ्वी पर कार्बन ही था, सबसे ज्यादा कार्बन ही था। मतलब जैसे 26 से 32% तक पृथ्वी पर क्या था, कार्बन था। कार्बन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कार्बन ही था। तो कार्बन में जाहिर सी बात है कि कार्बन गैस में मानव अपना अंतःक्रिया नहीं कर सकता, मतलब अब वो उसके अनुकूलित गैस नहीं थी, इसलिए पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते थे। लेकिन ऐसा एक समुद्री बैक्टीरिया हुआ जो एंटी एरोटिक इसको बोलते हैं, मतलब जैसे कि ये ऑक्सीजन की इसको आवश्यकता नहीं होती थी, यह एक जलीय जीव था, इसे एंटी एरोटिक जीव बोलते थे। इसके लिए यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को ग्रहण करके और अपने आप में जीवित रहता था। लेकिन जैसे कुछ समय के बाद इसी में समुद्र में जैसे कि दूसरा जीव उत्पन्न हुआ जो कवक, जिसको हम कवक बोलते हैं साधारणतः। तो कवक जो होता था वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के बाद में वो जब अपना भोजन बनाता था तो भोजन ग्लूकोज के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में जब इकट्ठा हो जाता था तो उसके बाद में इसी कार्बन से उससे अंतःक्रिया करके प्रजनन और इस अंतःक्रिया करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसमें ऑक्सीजन निकला। और जब ऑक्सीजन निकला तो पृथ्वी पर समझ लीजिए कि मानव का विकास होना प्रारंभ हो गया। तभी से यहाँ पर तो इसीलिए मानते हैं कि जैसे पृथ्वी पर सबसे पहले अगर जीवों की बात की जाए तो सबसे पहले पृथ्वी पर जलीय
ये जीव आते हैं, तभी से मानव का प्रारंभ होता है। और अब बात आती है पृथ्वी की हम बात कर लिए, ये तो मान लिया जीवन की बात कर लिए। अब उसके बाद हम मानते हैं कि पृथ्वी की संरचना, तो सभी लोग मेनली मानते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 प्रकार की है। यहाँ जो ऊपरी परत है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सियाल बोलते हैं, और इसे सियाल भी बोलते हैं, क्रस्ट, ज्यादातर इसे क्रस्ट बोलते हैं, लेकिन इसका भी सियाल का अर्थ बताते हैं सियाल क्यों कहते हैं। और जो मध्य वाला होता है इसे हम मेंटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटल, और इसे सीमा भी बोलते हैं, सीमा। और जो ये निचली वाला परत है इसे हम बोलते हैं कोर अर्थात केंद्र, और इसे हम बोलते हैं निफे। तो जो ये सियाल हो गया, इसमें सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, यस आई ये यल, ये इसका समझ लीजिए कि वो केमिस्ट्री वाला नाम है। तो यस आई से हो गया सिलिका, ये यल से हो गया एल्युमिनियम, अर्थात जो ऊपरी परत सिलिका अर्थात एल्युमिनियम से मिलकर बनी है उसे हम सियाल कहते हैं। या ये कॉन्टिनेंटल है, ये अत्यधिक नरम होती है, और इसी को हम ऊपरी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है इसे हम सियाल बोलते हैं। और उसके बाद में जो नीचे मध्य वाला परत होता है इसे हम मेंटल बोलते हैं, मेंटल ये सीमा, इसे केमिस्ट्री के भाषा में बोले तो सीमा, क्योंकि इसमें सिलिका सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाने के कारण मेंटल को हम सीमा कहते हैं। और जो ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है कोर, निफे जिसे बोलते हैं, तो निफे में इसमें निकिल और फास्फोरस, मतलब निकिल और फेरस, या फिर मतलब फेरस का मतलब होता है लोहा और निकिल, अर्थात जिस परत में लोहे और निकिल की अधिकता होती है उसे हम निफे बोलते हैं। और यही कारण है कि पृथ्वी का कोर है, इसमें इसकी जो घनत्व होती है वही सबसे ज्यादा होती है, कहीं कहीं 8 कहीं 11 ग्राम पर सेंटीमीटर माना जाता है इसका घनत्व। क्योंकि पृथ्वी का जो कोर है वो कोर सबसे अंतिम में है, और यहाँ पर जो लोहा होता है वो भारी पदार्थ होता है। पहले जो लोहा होता था तो पृथ्वी के ऊपरी परत पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ जैसे इसके अंदर बीच में पिघला हुआ अवस्था होने के कारण आप जाहिर सी बात है एग्जाम्पल देखेंगे कि जब आप बाल्टी में जब दरो रहता है उसमें कोई भारी चीज डालते हैं, तो जब भारी चीज डालते हैं तो वो चक्कर करने के बाद में वो सीधा सा जाकर के यही बाल्टी या किसी ग्लास या कहीं भी देखेंगे तो जाकर के जो भारी सा जो पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है, वो जाकर सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। तो इसी के कारण यहाँ जैसे अत्यधिक गर्मी होने के कारण यहाँ भी तो जो भारी पदार्थ है वो पिघले हुई अवस्था में धीरे धीरे नीचे आए और यहाँ पर ठंडे होकर यहीं पे जम गए। इसलिए पृथ्वी के कोर का जो घनत्व है वो ज्यादा है। तो यही कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर का घनत्व ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भारी पदार्थ निफे और लोहा मतलब निकिल और लोहा पाया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब भारी पदार्थ है तो घनत्व ज्यादा होगा। कुछ लोगों को मानना है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता है, लेकिन घनत्व इसी को पृथ्वी की त्रिज्या पूरा 6371 किलोमीटर माना जाता है। तो इसमें इस चीज को हम इतने गहराई तक हम इसी को खोद नहीं सकते या किसी चीज से ड्रिल नहीं करवा सकते, इसलिए इसका कोई सटीक पता नहीं कि कितने परत कहाँ पर कितने ग्राम घन सेंटीमीटर घनत्व पाया जाता है। लेकिन एक नया सिस्टम के हिसाब से अगर कोई भी चीज है, अगर प्रेशर अगर उस पर डालते हैं तो उसका घनत्व एक लिमिट समय तक बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये फॉर्म है हमारे हाथ में, इस पे हम बाहरी अगर प्रेशर डालते हैं तो जब बाहरी प्रेशर डालेंगे तो एक लिमिट तक जाएगा, इससे नीचे फिर कितना भी हम प्रेशर डालेंगे तो ये इतने पर ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाने वाला। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी तत्व पर अगर हम प्रेशर डालते हैं तो वो अपने एक लिमिट समय तक उसका घनत्व रहेगा। तो इसीलिए माना जाता है कि पृथ्वी के कोर का ये दबाव के कारण ना घनत्व बढ़ा, क्योंकि इसके निचली परत में भारी पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका जो कोर है उसमें ज्यादा भार पाया जाता है। तो ज्यादा कुछ न बताते हुए, वैसे शुरुआती इंट्रोडक्शन वाला हमारा क्लास था, तो ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा और आप लोग फिर बोरियत तो महसूस करने लगेंगे। तो यहीं पर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब अगले टर्न में हम आपको टॉपिक बिल्कुल इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।